Welcome to lecture number 12 of Thermodynamics 1. It is a continuation of previous lecture, that was lecture number 11. So we are going to cover the remaining topics of lecture number 11 in lecture number 12. Starting with the some steady flow engineering devices. The first device shown here is basically the gas turbine used for electric power production. इसको समझने से पहले हम जनरली देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग डिवाइसेस क्या हैं। इंजीनियरिंग डिवाइसेस में डिफरेंट आपकी टर्बाइंस, कंप्रेसर्स, पंप्स, इसके अलावा स्टैटिक इक्विपमेंट जिनमें आपके बॉयलर्स, हीट एक्सचेंजर्स, प्रेशर वेसल्स आ जाती हैं। फ्लो के गुजरने के लिए आपके पास पाइप्स, डक्ट्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये सारी की सारी जो हैं वो इंजीनियरिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। Many engineering devices operate essentially under the same condition for long period of times. जब भी आप किसी भी पावर प्लांट की अगर बात करें तो उसमें जो इंस्टॉल्ड आपकी डिवाइसेस होती हैं, जैसे अगर पंप्स हैं, जो पंप आपके बॉयलर में वाटर भेज रहे हैं जिसको बॉयलर फीड वाटर कहते हैं, BFW कहते हैं। तो BFW के जो पंप्स हैं वो आपके साल चलते हैं until and unless आप उसका शट डाउन करते हैं या आप उसका टर्न अराउंड लेके आते हैं। शट डाउन जो है वो इमरजेंसी में अगर आपका पावर प्लांट बंद होता है तो उसको शट डाउन कहते हैं। टर्न अराउंड आपका प्लान्ड होता है। प्लान्ड शट डाउन जो होता है वो आपका टर्न अराउंड कहलाता है। उसमें आप क्या करते हैं कि प्लांट को बंद करके डिफरेंट इक्विपमेंट्स को आप जो है वो मेंटेनेंस, उनकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। प्रिवेंटिव और करेक्टिव कोई भी मेंटेनेंस हो सकती है। The component of a steam power plant such as turbine, compressor, heat exchanger and pump, for example, operate non-stop for months before the system is shut down for maintenance. ठीक है जी। Therefore, these devices can be conveniently analyzed as steady flow devices. तो चूंकि आपकी ये devices continuously आप इनमें flow change नहीं कर रहे होते, जब आप इसको एक ही कंडीशंस के ऊपर आप डिज़ाइन कर देते हैं, इनलेट और आउटलेट की कंडीशंस के ऊपर, तो वो इनलेट और आउटलेट की जो कंडीशन है वो काफ़ी ईयर्स तक चलती हैं, लाइक 2-3 ईयर्स में जब आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो तब तक वो चलती रहेंगी। तो इसलिए इनको आप स्टेडी फ्लो डिवाइसेस के तौर पे भी एनालाइज कर सकते हैं। ये जो डिवाइस शो की गई है ये बेसिकली आपका गैस टर्बाइन का एक इंजन है, गैस टर्बाइन है जिसको शो किया गया है और ये पावर प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रही है। इसमें क्या है जी कि आपका ये कोल्डर एंड है या ड्राइव फ्लैंज है। फ्लैंज क्या होती है? फ्लैंज जब आप कनेक्ट करते हैं दो मैकेनिकल इक्विपमेंट को एक्सियली आप कनेक्ट करें तो वहां पे आप फ्लैंजेस यूज करते हैं। तो ये प्राइम मूवर के तौर पे भी यूज होता है। यहाँ पे आप कोई ना कोई शाफ्ट जो है वो प्राइम मूवर की, जैसे प्राइम मूवर कहते हैं कि जो इसको घुमाएगा, ठीक है जी, प्राइम मूवर इस पोर्शन को जो घुमाएगा। तो प्राइम मूवर आप इनिशियल कोल्ड स्टार्ट के लिए वो इंजन भी हो सकता है, वो आपका जो है इंजन भी हो सकता है, पंप भी हो, सॉरी इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है। तो ये डिफरेंट तरह की ड्राइव्स होती हैं जो आप दे सकते हैं। इसके अलावा स्टीम टरबाइन की ड्राइव भी आप दे सकते हैं। तो ये कोल्ड एंड ड्राइव फ्लैंज कहलाती है। उसके बाद आपकी जो स्टेज आती है वो स्टेज आपकी आती है जी लो प्रेशर कंप्रेसर। आपकी जो एयर आएगी उसको आप सबसे पहले यहाँ से कंप्रेस करेंगे। ये घूम रहा होगा, घूमने के नतीजे में आपकी एयर की कंप्रेशन होगी। ये जो अंदर वाले ब्लेड्स हैं ये एयर को कंप्रेस करेंगे। तो ये आपका लो प्रेशर कंप्रेसर का सेक्शन होता है। उसके बाद आपके पास लो प्रेशर कंप्रेसर जो है ब्लीड एयर कलेक्टर है। यहाँ पे आपकी एयर जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाती है। इसको फिर आप पाथ देते हैं कि वो इससे नेक्स्ट स्टेज जो आपकी हाई प्रेशर कंप्रेसर है उस स्टेट में जाए, उस स्टेज में जाए और फर्दर कंप्रेशन हो। जो आपने यहाँ पे कंप्रेस कर लिया एयर को, उसको आप फर्दर जो है वो हाई प्रेशर के रीजन में भेजेंगे ताकि कंप्रेशन जो है वो मजीद हो सके। तो यहाँ से वो डायरेक्ट करते हैं आप इस एयर को, यहाँ से ये दोबारा इन होती है। इन होने के बाद आपकी एयर यहाँ पे मजीद कंप्रेस होती है इन ब्लेड्स के थ्रू, और कंप्रेस होने के बाद आप इसको फर्दर मूव करवाते हैं जी कहाँ? फ्यूल सिस्टम मैनिफोल्ड्स, जहाँ पे ये फ्यूल चैम्बर्स होते हैं। तो यहाँ पे फ्यूल सिस्टम मैनिफोल्ड्स होते हैं। यहाँ से आपका फ्यूल इन हो रहा होता है और कंबस्टर होता है। इस चैम्बर को आप कंबस्टिंग चैम्बर भी कहते हैं, कंबस्टन चैम्बर भी कहते हैं, कंबस्टर भी कहते हैं। हॉट एयर आपके पास यहाँ से आ रही है, जब आप फ्यूल इंजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इग्निशन होती है। इग्निशन होने के नतीजे में यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हॉट गैसेस को आप स्ट्राइक करवाते हैं कहाँ पे? हाई प्रेशर टरबाइन की इस स्टेज के ऊपर। इस स्टेज के ऊपर जब आप स्ट्राइक करवाते हैं तो रिजल्टेंटली यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने घुमा के एयर को कंप्रेस किया था।
जब आप उन्हीं हॉट गैसेस को जिनका टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा है इन ब्लेड्स के ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे तो रिजल्टेंटली आपका ये जो रोटर है ये रोटर घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसके ऊपर रोटेशन आएगी, आरपीएम मिलना शुरू हो जाएंगे। इसको आप कनेक्ट कर देते हैं जी किसके साथ, फर्दर जनरेटर के साथ, तो आपके पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की गैसेस जब पहली स्टेज में से गुजरती हैं तो उनकी जो है वो प्रेशर कम हो जाता है। उस प्रेशर को फर्दर आप यूटिलाइज करते हुए क्या करते हैं जी, लो प्रेशर टरबाइन के केसिंग में से गुजारते हैं। ठीक है जी, तो ये वो आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको रिलेट किया गया है। एक और बहुत अहम पैरामीटर होता है कि इसमें इनफैक्ट आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है, जब आप इसके एनर्जी बैलेंसेस की बात करते हैं तो इसमें आप यूजुअली काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी या काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं आप शैफ्ट के घूमने, जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। जब आपकी ये शैफ्ट जो घूमेगी तो आप मैकेनिकल एनर्जी ले रहे होते हैं किसके अकाउंट पे, काइनेटिक एनर्जी के अकाउंट। तो ये जो रिलेशन शो किया गया है ये आपको ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप इसकी वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी का एक माइनर सा चेंज भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी का चेंज बहुत ज़्यादा शो करता है। जैसे फर्ज करें हमारे पास, अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 45 आ रही है, या सेकंड स्टेज के ऊपर मेरे पास वेलोसिटी जो है वो 45 आ रही है, तो मेरे पास 1 kg किलो जॉल पर केजी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है। लेकिन अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी बढ़ के 50 हो चुकी हो तो 67 मैं अचीव करूंगा, तो मेरे पास 1 किलो जॉल जो है वो आपके पास एनर्जी जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। 100 हो जाएगी तो 10 के डिफरेंस पे आ जाएगा, 200 पे चले जाएंगे तो 5 के डिफरेंस पे इवन पहुंच जाएंगे, 500 पे चलेंगे तो जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी इनिशियल इंक्रीज करती जा रही है आपके पास कम डिफरेंस के ऊपर भी आपकी अचीव्ड जो आपकी डिजायर है वो अचीव हो रही है। तो ये शो किया गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इस स्लाइड में नोजल्स और डिफ्यूज़र के बारे में बताया गया है। अगेन इसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसी को यूटिलाइज किया जा रहा होता है। नोजल का जो सेक्शन होता है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रही होती है इसमें। डिफ्यूज़र इसका बिल्कुल उलट होता है। डिफ्यूज़र में आपका क्या होता है कि आपका एक्सपेंडिंग सेक्शन होता है। आपका जो सेक्शन है वो with the passage of with the passage of distance, or you can say that as we are going to move along the line of diffuser, the section is going to be increased. आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो आपका बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप एक्सिस डिफ्यूजर के एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते जाते हैं। लेफ्ट टू राइट आप मूव करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाएगा। नोजल के केस में इसका उलट होता है। नोजल के केस में आपके पास क्रॉस सेक्शन जो है वो कम होता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी अगर v1 है तो नोजल में क्या होगा कि ये वेलोसिटी आपकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। चूंकि आपका एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो v2 जो है वो फॉर ग्रेटर देन v1, इनिशियल वेलोसिटी से वो बहुत ज्यादा हाई होगी। तो डिफ्यूजर के केस में क्या होता है कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होती है और फाइनल वेलोसिटी कम होती है। एक और बहुत अहम पैरामीटर होता है वो आपका प्रेशर होता है। नोजल के केस में आपका जो प्रेशर P2 है वो बहुत कम होगा P1 की निस्बत। लेकिन डिफ्यूजर के केस में चूंकि आपका एरिया एक्सपैंड हो रहा है तो आपका अल्टीमेटली आपका प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस चीज को देखते हैं। नोजल एंड डिफ्यूजर आर कॉमनली यूटिलाइज्ड इन जेट इंजन, रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट एंड इवन गार्डन हाउसेस। गार्डन हाउसेस से मुराद है जी, बाकियों को तो आपको पता होगा गार्डन हाउसेस से मुराद ये हमारे पास जो जिनमें हम अक्सर जो स्प्रिंकल सिस्टम लगाया होता है हमने, उसके हॉजेस जो हैं वो पाइप्स, जो बड़े पाइप्स होते हैं उनको कह रहे होते हैं। ठीक है, उनके आगे हमने नोजल्स को बाजुकात यूज किया होता है ताकि आपकी जो थ्रो है वो पानी की, वाटर की जो है वो दूर तक जाए। A nozzle is a device that increases the velocity of a fluid at the expense of pressure. Certainly आपका प्रेशर ड्रॉप हो रहा था और क्या हो रहा था जी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। तो नोजल में ऐसा हो रहा था। डिफ्यूजर के केस में क्या होता है, डिफ्यूजर इज अ डिवाइस दैट इंक्रीजेस द प्रेशर, इसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है, ऑफ अ फ्लूइड बाय स्लोइंग इट डाउन। स्लोइंग इट डाउन मतलब आपका वेलोसिटी सेक्रीफाइस हो रही होती है और आपका प्रेशर बढ़ रहा होता है। तो ये डिफ्यूजर होता है। The cross-section area of nozzle decreases in the flow direction for subsonic flows and increases for supersonic flows. Subsonic और supersonic flows जो होते हैं इनके लिए डिफरेंट होती है नोजल की फॉर्मेशन। जो आपके सबसोनिक फ्लोज होते हैं उनमें आपके पास नोजल कॉन्ट्रैक्टिंग एरिया या कन्वर्जेंट नोजल यूज होती हैं। जब आपके पास सुपरसोनिक के फ्लोज आ जाते हैं तो आपके पास डाइवर्जेंट नोजल्स यूज होती हैं। ठीक है जी,
ये इसको फर्दर आप थर्मोडायनामिक्स 2 में भी पढ़ेंगे और इसके कुछ जो है वो आप कुछ इसके टॉपिक्स जो हैं वो HMT में भी कवर करेंगे। द रिवर्स इज ट्रू फॉर डिफ्यूजर, तो इसका उल्ट जो है वो डिफ्यूजर के लिए होता है। सबसोनिक के लिए आपके पास डाइवर्जेंट नेचर के डिफ्यूजर होते हैं और सुपरसोनिक के लिए आपके पास कन्वर्जेंट टाइप के डिफ्यूजर होते हैं। एनर्जी बैलेंस की अगर बात करें तो इसमें आपके पास E in इज इक्वल टू E out, जितनी एनर्जी आपके पास n हो रही होगी, एनर्जी जिस रेट से इन हो रही होगी उसी रेट से आपके पास आउट हो रही होगी, तो मैच फ्लो रेट आ जाएगा जो कि आपका कांस्टेंट रह रहा है। इसके बाद आपके पास चूंकि यहाँ पे कोई हीट नहीं है, ये आपने प्योरली आइसोलेट किया हुआ है कंट्रोल वॉल, ये आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम आ गया और इसको आपने आइसोलेट किया हुआ हीट का, ना आप हीट दे रहे हैं ना हीट इसमें से निकल रही है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जीरो। चेंज इन वर्क सॉरी रेट ऑफ वर्क जो है वो भी जीरो है। डेल्टा पी चूंकि आपका जो है वो जो आपका एलिवेशन है वो चेंज नहीं हो रहा होता, जिस एलिवेशन पे वेलोसिटी इन हुई है उसी पे आउट हो रही होती है, जिस पे इन हुई उसी पे आउट हो रही होती है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी भी अप्रॉक्सीमेटली जीरो। तो बचती हैं आपके पास सिर्फ दो एनर्जीज, एक इंथैल्पी जो उसकी प्रॉपर्टी है और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। तो H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल टू एंथैल्पी एट आउटलेट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट। तो ये जब हम नोजल या डिफ्यूजर के एनर्जी बैलेंस की बात करें तो इसमें इस तरह से होता है। नोजल एंड डिफ्यूजर्स आर shaped so that they cause large changes in fluid velocities and thus kinetic energy changes। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ही आप इसकी चेंजेस को ले रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी टर्बाइंस एंड कंप्रेसर्स। टर्बाइन जो है वो आपकी एक्सपेंडिंग टाइप केसिंग होती है और कंप्रेसर जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप केसिंग होती है। ये आपका जो शो किया गया है ये कंप्रेसर शो किया गया है। टर्बाइन इज बेसिकली ड्राइव्स द इलेक्ट्रिक जनरेटर इन स्टीम, गैस और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। As the fluid passes through the turbine, work is done against the blades, which are attached to the shaft. As a result, the shaft rotates and the turbine produces work. इससे पिछली स्लाइड में जब मैं आपको गैस टर्बाइन की स्कीमेटिक डायग्राम समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आप हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के फ्लूइड को, जो उस केस में हमारे पास हॉट गैसेस थी, उनको आप स्ट्राइक करवाते हैं टर्बाइन के ब्लेड्स के ऊपर। तो जब आप टर्बाइन के ब्लेड्स के ऊपर उनको स्ट्राइक करवाते हैं तो अल्टीमेटली वो ब्लेड्स जो हैं वो घूमते हैं और उनके वो जो ब्लेड्स होते हैं वो एक रोटर के ऊपर माउंटेड होते हैं। रोटर यानी आपकी शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होते हैं। जैसे ही वो ब्लेड्स घूमेंगे तो अल्टीमेटली आपकी शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी तो शाफ्ट के साथ आप जनरेटर को कपल करते हैं, अल्टीमेटली जनरेटर घूमता है तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी। अब कंप्रेसर्स देख रहे हैं। कंप्रेसर एज वेल एज पंप्स एंड फैंस आर डिवाइसेस यूज्ड टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड। कंप्रेसर्स, पंप्स और फैंस जो हैं ये आपके प्रेशर को बढ़ाते हैं। वर्क इज सप्लाइड टू दीज डिवाइसेस फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स थ्रू अ रोटेटिंग शाफ्ट। उस केस में क्या था कि हमारी टर्बाइन घूमती थी तो हमें रिजल्टेंटली आपके पास वर्क आउटपुट आ रहा था। इस केस में आपको कोई ना कोई वर्क इनपुट देना पड़ेगा, कोई ना कोई प्राइम मूवर लगाना पड़ेगा इस चीज को घुमाने के लिए। अगर आप इन कंप्रेसर्स को घुमाना चाह रहे हैं इस कंप्रेसर को, तो यहाँ पे आपको वर्क इनपुट देना पड़ेगा। तो होता क्या है कि आपका टेम्परेचर लेट्स सी 280 केल्विन है स्टार्ट के ऊपर और प्रेशर 100 किलो पास्कल है। जब आप कंप्रेसर में से गुजारते हैं तो कंप्रेसर में से गुजरने के बाद आपके पास प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है और क्यू आउट जो है वो लेट्स सी हमारे पास अगर 16 किलो जूल पर केजी हो रही है तो ये इस केस के लिए शो किया गया है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है कंप्रेसर, पंप और फैन में, वो देख लेते हैं। फैन इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ अ गैस स्लाइटली एंड इज मेनली यूज्ड टू मोबिलाइज अ गैस। जब भी आपने मोबिलाइज करना हो गैस को तो उसमें आप फैन को यूज करते हैं। यानी अगर आपने कोई एक डक्ट आप बनाते हैं, उस डक्ट में से आपने एयर को पास करवाना है तो आप क्या करेंगे कि उसके एंड के ऊपर आप एक इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन जो है वो लगा देंगे। वो क्या करेगा, वो एयर को सक करेगा जिसकी वजह से आपकी एयर उस डक्ट में से गुजरेगी। जैसे हमारे पास सिंपल ये घरों में एग्जॉस्ट फैंस होते हैं, ये सेम वही फिनोमिना है फैन के केस में। कंप्रेसर क्या होता है जी? अ कंप्रेसर इज कैपेबल ऑफ कंप्रेसिंग द गैस टू अ वेरी हाई प्रेशर। कंप्रेसर क्या करता है, आपके जो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं उनका प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। पंप्स क्या होता है, पंप इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए यूजुअली यूज होता है। पंप वर्क वेरी मच लाइक कंप्रेसर्स एक्सेप्ट दैट दे हैंडल लिक्विड्स इंस्टेड ऑफ गैसेस। ठीक है जी। तो जब हम इसके एनर्जी बैलेंस की बात करते हैं तो एनर्जी बैलेंस में अगेन आपके पास एनर्जी का जो रेट है वो इन दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी आउट। इस केस में हमारे पास वर्क इन हो रहा होता है कंप्रेसर्स के केस में, तो डब्ल्यू इन का एक रेट होगा वो आ जाएगा। प्लस इसमें क्या होता है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी कोई नहीं चेंज हो रही, उसकी चेंज को आप इग्नोर कर देंगे
इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी नहीं आ रहा तो उसको भी आप इग्नोर कर देंगे। इंथैल्पी का चेंज आ रहा होता है तो इंथैल्पी को इनकॉर्पोरेट करेंगे। इसके बाद दूसरी साइड पे आपके पास यहाँ पे Q जो है वो आउट हो रही है, तो यहाँ पे Q आउट आ जाएगा प्लस MH2 यानी इंथैल्पी का चेंज आ जाएगा। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली जीरो होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। ये टरबाइन और कंप्रेसर्स का केस था। नेक्स्ट स्लाइड है जी। ये है थ्रॉटलिंग वाल्व। थ्रॉटलिंग वाल्व आर एनी kind of flow restricting devices that cause a significant pressure drop in the fluid. जो थ्रॉटलिंग वाल्व होते हैं ये भी आपका जो प्रेशर है उसको अचानक अब्रप्टली जो है वो ड्रॉप देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास कूलिंग के इफेक्ट्स आते हैं, और ये यूजुअली आपके पास रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में यूज हो रहे होते हैं। थ्रॉटलिंग वाल्व, the pressure drop in the fluid is often accompanied by a large drop in temperature. टेम्परेचर का भी ड्रॉप हो जाता है, तो इसलिए इनको क्या आप यूज कर रहे होते हैं रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में। एंड फॉर दैट रीजन थ्रॉटलिंग डिवाइसेस आर कॉमनली यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशन। आपका जो रेफ्रिजरेटर घरों में होते हैं उनके पीछे भी एक थ्रॉटलिंग वाल्व लगा होता है। सेम इसी तरह से आपके पास जो स्प्लिट एसी के यूनिट्स हैं इनके अंदर भी आपके पास थ्रॉटलिंग डिवाइस लगी होती है, जो कि अचानक प्रेशर को ड्रॉप करवाती है और टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाता है, तो वो कूलिंग के इफेक्ट को कॉज करते हैं। ठीक है जी, ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम को शो किया गया है। अगर आप आइडियल गैसेस को इन करें, T1 के ऊपर इनलेट है, H1 उसकी इंथैल्पी है, तो इंथैल्पी इस केस में आपकी कांस्टेंट रहती है। अगर आप थ्रॉटलिंग वाल्व आइडियल गैसेस के केस में बात करें तो आपके पास टेम्परेचर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम रहता है, लेकिन अगर आप रियल गैसेस की बात करेंगे या आपके पास अगर जो हमारे पास कॉमनली यूज हो रही होती हैं तो उनमें टेम्परेचर जो है वो आपका ड्रॉप हो रहा होता है। ठीक है जी, एनर्जी बैलेंस की बात करते हैं। एनर्जी बैलेंस इसमें एंथैल्पी जो है वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली सेम रहती है, H2 दैट इज इक्वल टू H1। बाकी की जो चीज़ें हैं उनको आप इग्नोर कर देंगे। इसमें आपके पास ना तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होती है, ना पोटेंशियल एनर्जी आपकी चेंज हो रही होती है, ना आपके पास वर्क इनलेट होता है, ना आपके पास क्यू आउट होती है। आपके पास ऐसा कोई पैरामीटर नहीं होता, आपके पास सिर्फ बचती हैं जी इंथैल्पीज। तो इंथैल्पीज इसकी दोनों इक्वल होती हैं। इंथैल्पी की वैल्यू को आप फर्दर इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क की टर्म में लिख सकते हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट। आपकी इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी जो है इन दोनों को आप सम करेंगे तो आपके पास कांस्टेंट आएगा, थ्रॉटलिंग वाल्व की लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ठीक है जी, लाइक हमारे पास अगर इंटरनल एनर्जी 94.79 किलो जॉल पर केजी आ रही है और उसके वक्त हमारे पास फ्लो एनर्जी जो है 0.68 आ रही है, तो आपका फ्लो एनर्जी में भी इंक्रीज हो जाए दूसरी साइड पे और इंटरनल एनर्जी उतनी ही डिक्रीज हो जाए। ठीक है जी, तो 6 किलो जॉल पर केजी यहाँ से कम होकर आपके पास फ्लो एनर्जी में इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो ये थ्रॉटलिंग डिवाइसेस या थ्रॉटलिंग वाल्व्स का केस होता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपकी मिक्सिंग चैम्बर है। मिक्सिंग चैम्बर की एक बहुत कॉमन एग्जांपल आपके पास घरों में लगा हुआ शॉवर होते हैं, जिसमें एक साइड से आपके पास कोल्ड वाटर आ रहा होता है, दूसरी साइड से आपके पास हॉट वाटर आ रहा होता है। यानी आपके पास दो मैनिफोल्ड इनलेट के होते हैं और आपके पास एक आउटलेट का मैनिफोल्ड होता है। ठीक है जी, तो इनलेट 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हॉट वाटर आ रहा है, आपका ठंडा पानी जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आ रहा है, तो आप इसको मिक्सिंग चैम्बर के अंदर लेके आते हैं जिसका प्रेशर जो है वो 140 किलो पास्कल है। प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है आपका। टेम्परेचर मिक्स होने के बाद क्या होता है कि 43 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपके पास आउटलेट आ रहा होता है, और आउटलेट के लिए आपके पास फ्लो जो है वो बढ़ चुका होता है। M1 और M2 दोनों आपके मिक्स होकर इस फ्लो को लीड कर रहे होते हैं। तो ये कह रही है, इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन दिस सेक्शन वेयर द मिक्सिंग प्रोसेस टेक प्लेस इज कॉमनली रेफर टू एज मिक्सिंग चैम्बर। ठीक है जी, बहुत सिंपल इसकी जो डेफिनेशन है वो है। एनर्जी बैलेंस की अगर बात करें, एनर्जी बैलेंस फॉर द एडियाबैटिक मिक्सिंग चैम्बर इन द फिगर इज, एडियाबैटिक वो होता है जिसमें आपका कोई भी आपकी जो हीट है वो ना तो लॉस हो रही होती है सिस्टम से और ना ही सिस्टम के अंदर इनटेक हो रही होती है, यानी आपकी जो हीट है वो कांस्टेंट रह रही होती है। चेंज इन हीट जो है वो जीरो होती है। तो एडियाबैटिक अगर मिक्सिंग चैम्बर की बात करें तो आपके पास एनर्जी रेट जिस रेट से इन हो रही है तो उसी रेट से ही एनर्जी आपकी आउट हो रही होती है। तो इनके रेट में आपके पास दो मैनिफोल्ड हैं, तो दोनों के मास फ्लो रेट के साथ आप एंथैल्पीज को मल्टीप्लाई कर देंगे इंडिविजुअली और प्लस कर देंगे, और आउटलेट के ऊपर आपके पास एक ही मैनिफोल्ड आ रहा है और उस मैनिफोल्ड का आपके पास
जो मैस फ्लो रेट है उसको आप उसकी कंसर्न इंथैल्पी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आउटलेट की पैरामीटर्स जो हैं वो अचीव हो चुके होंगे। इसमें कोई हीट इन्वॉल्व नहीं हो रही होती, वर्क इसका कोई नहीं होता, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो होती है। ठीक है जी, ये मिक्सिंग चैम्बर था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है जी हीट एक्सचेंजर्स, जिसको आप एचएमटी में हीट एंड मैस ट्रांसफर में आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हीट एक्सचेंजर बेसिकली क्या होते हैं जी कि ये आपकी स्टैटिक इक्विपमेंट डिवाइसेस होती हैं। स्टैटिक इक्विपमेंट आप कह सकते हैं, मैकेनिकल स्टैटिक इक्विपमेंट होते हैं। और हीट एक्सचेंजर आर डिवाइसेस वेयर टू मूविंग फ्लूइड स्ट्रीम्स एक्सचेंज हीट विदाउट मिक्सिंग। इसमें मिक्सिंग नहीं होती, मिक्सिंग चैम्बर में आपके प्रॉपर मिक्सिंग हो रही होती है दोनों फ्लूइड्स की, ठंडे और गर्म की। इसमें मिक्सिंग नहीं होती, आपके दो अलग अलग जो है वो फ्लूइड चल रहे होते हैं। लेकिन आपका क्या होता है कि आपकी, जैसे हम कॉन्सेंट्रिक दो पाइप्स, एक पाइप बड़ा है उसके अंदर से एक छोटा पाइप गुजारे बिल्कुल सेंटर में से, तो ये आपकी कॉमन एक एग्जांपल है हीट एक्सचेंजर की। तो इसमें क्या होगा कि एक फ्लो आपका जो फ्लूइड का होगा वो बाहर वाले जो पाइप है उसके थ्रू से चल रहा होगा, जिसकी आपकी एक्सट्रीम एंड जो है वो इंटरनल पाइप की आउटर बाउंड्री होगी, और एक फ्लो आपका जो इंटरनल पाइप है उसके अंदर चल रहा होगा। तो ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे होंगे, बल्कि ये हीट एक्सचेंज कर रहे होंगे। फर्ज करें अंदर जो है वो फ्लो जो चल रहा है वो फ्लूइड आपका ज़्यादा हीटेड है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप वो क्या करेगा, अल्टीमेटली आपकी जो हीट है उसको शिफ्ट करेगा, या उस अपनी हीट को लॉस करेगा, किसके लिए, जो बाहर आपका ठंडा पानी चल रहा है, जो बाहर वाले पाइप के साथ आपका जो ठंडा पानी चल रहा है उसके अंदर अपनी हीट को वो लॉस करेगा। यानी इसमें हीट लॉस और हीट गेन का चक्कर होता है, और आपका एक फ्लूइड जो है वो हीट लॉस कर रहा होता है, दूसरा हीट गेन कर रहा होता है। इसमें मिक्सिंग नहीं होती, मिक्सिंग होने के बगैर ये हो रहा होता है। हीट एक्सचेंजर आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड दे कम इन वेरियस डिजाइन। ठीक है जी, सॉरी। तो यहाँ पे आपका फ्लूइड ए जो है इस पाइप के अंदर से जा रहा है, फ्लूइड बी आपका इसके अंदर से जा रहा है। इस केस में जब आप कंट्रोल वॉल्यूम की बाउंड्री पूरे के पूरे चैम्बर को एज्यूम करें, तो आपके पास क्यू सी वी जो है वो जीरो होता है। जब आप सिर्फ अंदर वाले चैम्बर के अंदर वाला ये जो अंदर वाला पाइप है इसका कंट्रोल वॉल्यूम को एज्यूम करेंगे, तो आपकी हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही होगी। ठीक है जी, यहाँ से बाउंड्री, अगर आप इसको बाउंड्री एज्यूम करें तो हीट जो है वो आपकी यहाँ से इनटेक हो रही होगी, क्योंकि आपका ये जो फ्लूइड बी है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लूइड है। तो इस केस में आपका सिस्टम के अंदर आपकी जो चेंज इन हीट है वो ज़ीरो हो रही होगी। लेकिन अगर आप बाउंड्री को लिमिटाइज करके एक फ्लो के अंदर ले आएंगे तो आपके पास जो हीट है वो ज़ीरो नहीं हो रही होगी। The heat transfer associated with heat exchanger may be zero or non-zero depending on how the control volume is selected। तो आप जिसे select कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपकी हीट जीरो होगी या नहीं होगी। A heat exchanger can be as simple as a two concentric pipe। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया सेम वही तरह है कि आपका फ्लूइड ए जो है वो कम टेम्परेचर के ऊपर इन हो रहा है, फ्लूइड बी आपका 70 डिग्री जो कि हाई टेम्परेचर है उस पर इन हो रहा है, तो रिजल्टेंटली क्या होगा, फ्लूइड बी से हीट ट्रांसफर होगी फ्लूइड ए के अंदर, और आपका रिजल्टेंटली फ्लूइड ए का टेम्परेचर जो है वो बढ़ के 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका होगा, और आपका फ्लूइड बी जो है उसका टेम्परेचर ड्रॉप होकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका होगा। जब हम इसके एनर्जी बैलेंसेस की बात करें तो एनर्जी बैलेंसेस की बात करें तो उसमें आपका जो मैस फ्लो रेट्स हैं वो आपके सेम रह रहे होते हैं। ठीक है जी, मैस फ्लो रेट्स की बात करें तो आपका M1 M2 MW M वाटर जो है वो सेम होगा। वो किस केस में, इस केस में मैं भाई अभी आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस तरह आपके पास जो R का फ्लो रेट आ रहा है इनलेट का, और यानी इनलेट के सारे मैसेज फ्लो रेट जो है वो सेम होंगे, और आउटलेट के जो मैसेज फ्लो रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास सेम होंगे। Mass and energy balances for adiabatic heat exchanger in the figure exchanger in the figure is, यहाँ से आपका वाटर इन हो रहा है और वाटर आउट हो रहा है। वाटर का इनलेट टेम्परेचर आपके पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर 300 किलो पास्कल है। ये फर्स्ट आपका वन स्टेट है, ये आपकी स्टेट टू है। ठीक है जी, यहाँ से आपके पास R134A जो है वो इन हो रहा है 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और इसका जो प्रेशर है वो 1 मेगा पास्कल है। ठीक है जी, ये इन होता है, इन होने के बाद यहाँ पे हीट एक्सचेंज होती है, हीट एक्सचेंज होने के बाद आपका ये जो हाई टेम्परेचर का R134A था, रेफ्रिजरेंट था, ये आउट कम टेम्परेचर के ऊपर होगा, और वाटर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका होगा। तो एनर्जी इन और एनर्जी आउट को अगर कंपेयर करें तो सेम यहाँ पे आपकी एनर्जी आउट हो रही है और यहाँ पे एनर्जी आउट हो रही है।
ठीक है जी, एक आर की एनर्जी आउट हो रही है और एक आपके पास वाटर की एनर्जी आउट हो रही है, तो ये दोनों आ जाएंगे। इनकी बात करें तो वाटर इन हो रहा है और आर इन हो रहा है, तो इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास एनर्जी का बैलेंस अचीव हो जाएगा। ठीक है जी, ये हीट एक्सचेंजर्स का केस था। इसको बड़ी डिटेल के साथ हीट एंड मास ट्रांसफर में भी पढ़ा जाएगा। पाइप एंड डक्ट फ्लो, जब भी आपने एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लूइड को मूव करवाना होता है तो आपको या तो पाइप के थ्रू आप उसको कैरी कर रहे होते हैं या फिर डक्ट्स के थ्रू कैरी कर रहे होते हैं। इनमें एक डिफरेंस है पाइप और डक्ट में, वो ये है कि आपका जो पाइप होता है उसकी अंदर वाली साइड पे आपका इफेक्टिव फ्लूइड होता है, यानी आपका बाहर इफेक्टिव फ्लूइड नहीं होता, जबकि डक्ट जो है उसकी दोनों साइड्स पे आपका इफेक्टिव फ्लूइड होता है। जैसे हीट एक्सचेंजर है उसके अंदर डक्ट्स होती हैं, तो डक्ट्स में आपका क्या होता है कि अंदर और बाहर हीट ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है जी, तो पाइप के केस में आपका ये लाजमी नहीं होता कि आपका जो बाहर आप हीट ट्रांसफर की अचीव कर रहे हो, बल्कि पाइप के केस में आपका ये होता है कि आप सिर्फ फ्लो को डायरेक्शन दे रहे होते हैं। तो ये कॉमन एक इनमें जो डिफरेंस है वो है। इसके अलावा जो आपके पाइप्स हैं उनकी डिज़ाइनिंग जो है वो आपका शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल्स के अकॉर्डिंगली आप यहाँ स्केड्यूल सिस्टम होता है, NPSH उसे कहते हैं, नॉमिनल पाइप साइजिंग कहते हैं, उसके थ्रू आप डिज़ाइनिंग करते हैं। डक्ट की डिज़ाइनिंग थिकनेस की बेस के ऊपर होती है। ठीक है जी, तो जो आपके पाइप्स होते हैं उनका आप आउटर डाया को फिक्स कर रहे होते हैं, और जो डक्ट्स होती हैं उनके आप इनर डाया को फिक्स करते हैं और उसकी थिकनेस को आप जो है वो वेरी करके डिफरेंट तरह की थिकनेस की ट्यूब डक्ट्स जो हैं, ट्यूब्स या डक्ट्स जो हैं उनको अचीव कर रहे होते हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिक्विड और गैसेज इन पाइप्स एंड डक्ट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मैनी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। ठीक है जी, फ्लो थ्रू अ पाइप और अ डक्ट यूजुअली सेटिस्फाइज द स्टेडी फ्लो कंडीशन। स्टेडी फ्लो कंडीशन को अचीव कर रहे होते हैं क्योंकि आपके इनलेट और आउटलेट के पैरामीटर चेंज नहीं हो रहे होते, जो आप फिक्स कर देते हैं वो वही रहते हैं। जितने प्रेशर के ऊपर आप इन करवा रहे होंगे वो प्रेशर वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, और जितने प्रेशर के ऊपर चीज़ें आउट हो रही होंगी वो वही रहेगा अप्रॉक्सीमेटली, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये स्टडी फ्लो होते हैं। हॉट फ्लूइड आपका अगर गुजर रहा है तो इसमें से क्यू आउट हो रही होगी। ठीक है, हीट लॉसेस फ्रॉम अ हॉट फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू एन अनइंसुलेटेड पाइप और डक्ट टू द कूलर एनवायरनमेंट में बी वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक, तो इसमें आप हीट भी कर सकते हैं, पाइप के अंदर डिफरेंट तरह के हीटर के भी या शाफ्ट का वर्क भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके पास अल्टीमेटली जो है वो आप इलेक्ट्रिक वर्क प्रोड्यूस कर इसमें इनपुट दे सकते हैं, शाफ्ट वर्क जो है वो दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपका कोई भी वो मूविंग बाउंड्री वाला या फ्लो एनर्जी वाला जो है वो चक्कर नहीं होता। तो इस केस में हमारे पास एनर्जी के लिए अगर हम बात करें तो आपके पास सिर्फ दो चीज़ें बचती हैं। आपके पास PV जो है वो ज़ीरो हो चुका होगा, इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी कोई नहीं होगी, और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। तो आपके पास क्या हो गया है जी, उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक वर्क बचा। इन जो आप दे रहे हैं वो जितनी हीट आउट हो रही है वो काउंट कर लेंगे आउट के केस में, प्लस MH2 जो आपका पॉइंट 2 के ऊपर आपका नहीं कर रहा है वो आ जाएगा, जो फर्स्ट है पॉइंट उसकी इंथैल्पी आ जाएगी। रीअरेंज करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। इंथैल्पीज के केस में आप CP डेल्टा T भी लिख सकते हैं, तो इसको CP T2 माइनस T1 करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंटली आपके पास इलेक्ट्रिक वर्क इन माइनस Q आउट दैट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इंटू CP T2 माइनस T1। ये जो डायग्राम है इसके एक्सप्लेनेशन इस इक्वेशन के थ्रू आप कर सकते हैं, और कोई अगर अननोन पैरामीटर जैसे T2 अननोन है तो उसको आप एवेलुएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है जी, एनर्जी एनालिसिस ऑफ अनस्टेडी फ्लो प्रोसेसेस। पिछला जितना भी हमने कवर किया वो स्टेडी फ्लो प्रोसेसेस थे। अनस्टेडी फ्लो में क्या होता है कि आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो उसकी बाउंड्रीज चेंज हो रही होती हैं, या उसके अंदर आपके पैरामीटर्स कंटिन्यूसली वेरी कर रहे होते हैं। ये आपके पास ये कंट्रोलिंग वाल्व है, ये मेन सप्लाई लाइन जा रही है, इसको आप कभी ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। चार्जिंग ऑफ अ रिजिड टैंक फ्रॉम अ सप्लाई लाइन इज एन अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस सिंस इट इन्वॉल्व चेंजेस विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। तो कंट्रोल वॉल्यूम हो सकता है बिल्कुल आपका एम्प्टी हो, आप इस वेल को खोलेंगे तो यहाँ से सप्लाई लाइन से आना शुरू हो जाएगा फ्लूइड और इसको भर देगा, जैसे भर जाएगा आप इसको बंद कर देंगे तो सप्लाई लाइन जो है वो फिर चलना शुरू हो जाएगी। तो ये अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस है, स्टेडीनेस नहीं रहती, टाइम के साथ आपका फ्लो जो है वो कंटिन्यूस नहीं, जितना पहले आ रहा था उतना नहीं रहता, बल्कि टाइम के साथ वो वेरी कर रहा था, इसलिए इसको अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस भी कहते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपका प्रोसेस फ्लो यहाँ से इन हो रहा है और ये आपका पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है तो CV बाउंड्री जो है वो आपकी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से कंट्रोल वॉल्यूम की बाउंड्री अगर आपकी चेंज हो रही हो तो आप इसको अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस में काउंट करें। मैनी प्रोसेसेस ऑफ इंटरेस्ट हाउएवर
involve changes within the control volume with time. Such processes are called unsteady flow or transient flow processes. Most unsteady flow processes can be represented by representative represented represented reasonably well by the uniform flow process. तो इनको uniform flow processes के केस में लेके आके हम डिस्कस कर सकते हैं. यूनिफॉर्म प्रोसेस फ्लो प्रोसेस क्या होता है जी? द fluid flow at any inlet or exit is uniform and steady, and thus the fluid properties do not change with the time or position over the cross section of inlet or exit. If they do, they are averaged and treated as constant for the entire process. आपकी जो इनलेट के प्रोसेस, आपके इनलेट के ऊपर जो पैरामीटर्स होते हैं और आउटलेट के ऊपर जो पैरामीटर्स होते हैं, उनकी आप एवरेज ले लेते हैं यूनिफॉर्म फ्लो प्रोसेस को काउंट करने के लिए, और उस एवरेज के ऊपर आप एनालिसिस परफॉर्म कर देते हैं, तो आपके पास वो यूनिफॉर्म फ्लो प्रोसेस बन जाता है. अनस्टेडी फ्लो को आप यूनिफॉर्म फ्लो के तौर पर ट्रीट करके उसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है जी, तो ये अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस का केस था. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. मैस बैलेंसेस की अगर बात करें अनस्टेडी फ्लो प्रोसेसेस में, तो इसके पास मैस इन माइनस मैस आउट इज इक्वल टू चेंज इन द मैस ऑफ सिस्टम. मैस ऑफ सिस्टम आपके पास कैसे निकलता है जी? इस केस में आपको फाइनल मैस माइनस इनिशियल मैस. इसको फर्दर आप कंट्रोल वॉल्यूम के केस में अगर देखें तो आपके पास जितना मैस, उस केस में क्या होता था कि आपके मैसेज जो है वो आउटलेट और इनलेट के ऊपर आपके सेम आ रहे होते थे, तो ये आपका सिस्टम जो है वो जीरो हो जाता था. सिस्टम चेंज इन मैस ऑफ द सिस्टम इज जीरो. बट आपका जो अनस्टेडी के केस आएगा उसमें ये जीरो नहीं होता, बल्कि उसमें आपका पास इनलेट मैस माइनस एग्जिट मैस दैट इज इक्वल टू आपके पास जो है फाइनल स्टेट का जो मैस है माइनस इनिशियल स्टेट का मैस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम. जो भी आप कंट्रोल वॉल्यूम में ज्यूम कर रहे हैं तो वो दोनों आ जाएंगे. जब हम इसकी एनर्जी बैलेंस की बात करते हैं तो इसमें एनर्जी बैलेंस की सेम वही इक्वेशन लिखेंगे. इस इक्वेशन को लिखने के बाद क्यू एन प्लस डब्ल्यू एन, अगर आपके पास दोनों इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं तो ये दोनों आ जाएंगे, प्लस समेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैस चेंजेस एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लो. क्योंकि इसमें फ्लो हो रहा होता है तो आपके पास इनके ऊपर जितना फ्लो हो रहा होगा उसकी मैसेज के हवाले से जितनी चेंज आ रही होगी एनर्जी की वो आ जाएगी, और आउट के ऊपर भी सेम इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा. और सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम के अंदर चूंकि आपका ये क्लोज्ड वॉल्यूम है, इसके अंदर फ्लो नहीं अचीव हो रहा होता, तो इसमें आपके पास स्पेसिफिक एनर्जी ही इनकॉर्पोरेट होगी विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल mass leaving control volume and initial state of mass entering into the closed volume. ठीक है जी, तो आपके पास M2 जो है वो यहाँ पे अचीव हो रहा होगा, M1 जो है वो यहाँ पे अचीव हो रहा होगा. इसके नतीजे में आपके पास जो MI है इनिशियल वॉल्यूम या एंटरिंग वॉल्यूम, सॉरी इनिशियल कह रहा हूँ, जो इनलेट का मैस है वो यहाँ पे अचीव हो रहा होगा और आउटलेट का जो मैस है वो यहाँ पे अचीव हो रहा होगा. ठीक है जी, इन वेल्व्स को आप बंद कर दें तो आपका जो यूनिफॉर्म फ्लो सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम की तरफ लीड कर जाता है. अंदर आपके पास क्लोज्ड वॉल्यूम का केस बन जाता है, और उस केस में आप जब आप दोनों वेल्व्स को बंद करते हैं. लेकिन अगर आप वेल्व्स की थ्रॉटलिंग कर रहे हैं, थ्रॉटलिंग से मुराद ये होता है कि वेल्व आपने जितना ओपन किया 40%, 50%, 60%, ये डिफरेंट अप्रोचेज यूज होती हैं कि आपके पास फ्लो कितना चाहिए आपको आउटलेट की लाइन में. तो उस केसेस में आपके पास ये कांस्टेंट नहीं रहता और ये अनस्टेडी का केस होता है. ठीक है, तो उस केस में ये जो इक्वेशन है वो लाई कर रही होती हैं. वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एस प्लस के ई प्लस पी ई, एंड फॉर स्मॉल ई दैट इज इक्वल टू यू प्लस के ई प्लस पी ई. जब आपकी जो फ्लो एनर्जी है वो इन्वॉल्व हो जाती है तो आपके पास थीटा हो जाता है. अगर आपके पास फ्लो एनर्जी ना हो तो इंटरनल एनर्जी ही रहती है. तो ये सारे केसेस थे जी जिनको हमने डिस्कस किया. सम स्टेडी फ्लो इंजीनियरिंग डिवाइसेस जिसमें नोजल्स एंड डिफ्यूजर्स को हमने देखा, टर्बाइन एंड कंप्रेसर्स को देखा, थ्रॉटलिंग वाल्व्स को देखा, मिक्सिंग चैम्बर एंड हीट एक्सचेंजर्स को देखा, पाइप और डक्ट देखा, फ्लोज को देखा. इसके अलावा हमने एनर्जी एनालिसिस ऑफ अनस्टेडी फ्लो प्रोसेसेस को देखा. So that is all from lecture number 12, and we will meet in lecture number 13.